पिक्चर समझने का। और आज हमारे साथ हैं ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य। त्रिदीप जी, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है? जो ये डाइकॉटमी रही है लार्ज कैप और मिड कैप्स में, ये कब तक चलेगी? मेरे हिसाब से ये तब से चल रही है जब से कि लोगों का ऐसा रुझान है कि रेट्स काफी हद तक पीक जैसे हो गए हैं। तो प्रो रिस्क सेंटिमेंट के चलते मिड और स्मॉल कैप्स में एक रैली आई। जो वैल्यूएशन डाइकोटमी थी बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल, वो मेरे हिसाब से काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। सो यहाँ से आई थिंक जो मिड एंड स्मॉल कैप में या फिर जो मूवमेंट्स होगा वो ज्यादा अर्निंग्स ड्रिवन होगा मेरे हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात ये कि ओवरऑल मेरे को लगता है मार्केट सेंटिमेंट वाइज मार्केट अभी थोड़ा सा फेयर वैल्यू जोन में है, जहाँ पे ओवरऑल वी हैव टू फाइंड पॉकेट्स जहाँ पे वैल्यूएशंस और अर्निंग्स ग्रोथ का आंकड़ा जो है वो सही बैठ रहा है। उस हिसाब से पैसे बनने के आसार यहाँ से आगे की तरफ रुक करें तो ज्यादा होगा एज अपोज टू प्योर मार्केट लेवल्स, ऐसा मेरा मानना है। तो दीप जी, एक और चीज़ है, इस बार आप देखें तो जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स, जिस प्रकार के इक्विपमेंट सप्लाई ऑर्डर्स, जिस प्रकार के कैपिटल गुड्स कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं, फॉर जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ एनटीपीसी को देख लीजिए आप, सॉरी ये बीएचईएल को देख लीजिए आप ऑर्डर विन की खबरें जो हैं आरवीएनएल के लिए, मुझे याद आता है कि एक कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मेरे ख्याल से मेरे स्क्रीन पे भी कुछ देर पहले चार्ट था ही वो, मतलब इस साल के शुरुआत में जून 23 में उसका प्राइस था 480, अब इट्स 768 है। मिड कैप में इन कंपनियों की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, इक्विपमेंट सप्लाई, इन कंपनियों पे इनका आपका व्यू क्या है इस वक्त? सो मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा ब्रॉड बेस्ड तरीके से अगर आप देखें ना, तो ऐसे मार्केट में जहाँ पे कि मार्केट थोड़ा फेयर वैल्यू लग रहा है, जो हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है वो है कि पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस, जिसको हम कहें, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अर्निंग्स के जो पथ है वो काफी स्ट्रांग रहे। सो अगर आप मार्केट को, हमारे रिसर्च के हिसाब से ऐसी 5 जगह हैं मार्केट में जहां पे कि मार्केट कंपनीज के अर्निंग्स जो है काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। उसमें से एक मेरे को जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग अपसाइकिल एक स्ट्रांग आने वाला है इंडिया में, और चल रहा है और आगे और स्ट्रांग होगा, ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। सो उसमें ये सारी जो कंपनीज हैं वो अच्छी फिट होती हैं। मेरे हिसाब से ये 5 साल बरकरार रहने वाली एक थीम है, जो शायद अगर अपने को अगले साल एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है देन ये ट्रेंड एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकता है उसके बाद। सो कुछ कंपनीज जो इसमें फिट होती हैं वो कैपिटल गुड्स कंपनीज जैसे हो, और मिड और स्मॉल कैप में उनके ऑर्डर बुक्स जो हैं वो 4-5 साल के लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। So ultimately, amongst the 5 pockets of earnings resilience, manufacturing upcycle driven by private sector capex, ये जो है ये एक strong area of earnings है जिसकी आपने रुक करी। ऐसे 4 और हैं, बट ये 5 साल का थीम है और काफी स्ट्रांग रहने वाला है। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय आपका? क्योंकि नंबर्स खराब आने के बावजूद लार्ज कैप आईटी में स्टॉक्स ने अच्छा खासा बॉटम बनाया और काफी लोअर लेवल से रिकवरी दिखाई है। मेरे हिसाब से कोई भी सेक्टर में 2 चीजें होती हैं, एक होती है पी मल्टीपल, दूसरी होती है अर्निंग्स। सो इसमें पी मल्टीपल्स मेरे ख्याल में एक बार के लिए बॉटम आउट हो गए हैं। अर्निंग्स का जो राइट लेवल है वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग लेवल पे है, बट वो कैलिब्रेशन अभी भी चल रहा है। सो अगर आप पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद अर्निंग्स कट देखें, अर्निंग्स कट हैज बीन टू द ट्यून ऑफ 3 to 4%। तो ऐसा नहीं है कि 8-10% अर्निंग्स कट गया है। तो मेरे ख्याल में ये एक और क्वार्टर का शायद पेन थोड़ा बहुत रहता है, बट ये फाइनल फेज ऑफ अर्निंग्स कंसोलिडेशन है। इसके बाद अगर आप 12, 18, 24 महीने का व्यू लें, सो थिंग्स यहाँ से चीजें थोड़ी शायद बेहतर हों। तो इसलिए हम लोग अर्निंग्स कंसोलिडेशन फेज में हैं। एक या 2 क्वार्टर का और पेन है, उसके बाद मेरे ख्याल में थिंग्स थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना चाहिए। सो हमारे पोर्टफोलियोज में हम आईटी पहले काफी अंडरवेट थे, अभी फिलहाल हम लोग न्यूट्रल टू मार्जिनल ओवरवेट चल रहे हैं, और जैसे जैसे हमको मौका मिलता है स्टॉक प्राइस के हिसाब से, वैसे हम वेटेज बढ़ाने की तरफ देख रहे हैं एज अपोज टू घटाने का। त्रिदीप, आप मेटल्स पे क्या कर रहे हैं? और मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, अब चाइना के चलते अगर फिर से डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही,
और एक अच्छी बात ये भी है कि वित्तीय स्थिति हमारी मेटल कंपनियों की पहले से काफ़ी अच्छी खासी है। मैं JSPL की जो कमेंट्री थी उसी को मैं अगर आपको यहाँ पे कोट करूँ, उन्होंने कहा था कि FY23 के एंड तक हम डेट फ्री हो जाएंगे। ये बहुत सारी कंपनियों ने करा, मतलब अपने डेट्स को काफ़ी सब्सटेंशियली रिड्यूस किया, उनके इंटरेस्ट बर्डन्स काफ़ी कम रहे हैं। तो मेटल्स को चेस करने का मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे खड़ा है आपसे बातचीत करते करते। बहुत लॉजिकल रीज़न लगता है आपको इस वक्त? जो आपने बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं दो तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ। ये सब कंपनीज जो डीलेवरेज हो चुकी हैं, इनके पास अभी बैलेंस शीट में पैसा काफी है। मेरे को लगता है कि दिस इज ए ह्यूज पॉजिटिव फॉर द कैपेक्स साइकिल। जो मैंने पहला वाला पॉइंट बोला, ये सब कैपेक्स करेंगे तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अप साइकिल और ब्रॉड बेस्ड होगा, ये पहली बात। पर मेटल्स में मेरा मानना ये है कि मेटल्स में हम लोग थोड़ा सा टैक्टिकली स्टॉक प्राइसेस विल बी स्ट्रांग, और ओवरऑल जो इसका अल्टीमेट एरिया है विच इज चाइना में रिकवरी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के बनिस्बत थोड़ी सी स्लो रही है। सो इसलिए हमारा मेटल्स में व्यू थोड़ा पॉजिटिव नहीं है। हम लोग अंडरवेट है मेटल्स में, और हमारा मानना ये है कि ग्लोबल मेटल्स में जो एक अनसर्टेनिटी ड्रिवन तेजी थी वो होके निकली है। अभी चाइना में जो रिबाउंड है वो थोड़ी बहुत अगर स्लो हो तो अल्टीमेट एंड डिमांड उतना ज्यादा ना सस्टेन करे जो पहले हो, उसमें पॉकेट्स ऑफ रैलीज होंगी। बट दैट इज द मेटल्स इज नॉट वन ऑफ द एरिया कि जहाँ पे हम लोग ओवरवेट है। हम लोग को लगता है कि पर्टिकुलरली अगर आप नियर टर्म अगले 2-3 क्वार्टर देखें तो यूजर्स ऑफ कमोडिटीज जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हुआ, या फिर ऑल्सो सम ऑफ द इंडस्ट्रियल्स कंपनीज एक्सेट्रा, जहाँ पे कि कमोडिटी प्राइसेस चढ़े हुए थे, वो नीचे आने के चलते मार्जिन बेनिफिट आने का एक केस बन रहा है, उसमें पैसे बनने के आसार ज्यादा लगते हैं मुझे। ओके, एक आखिरी सवाल, रियल एस्टेट और होम इम्प्रूवमेंट स्पेस में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन रहा है त्रिदीप जी। पॉलीकैब, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स हो गए या फिर सेरेमिक स्टॉक्स हो गए, और रियल एस्टेट में खुद भी काफ़ी तेज़ी रही है। हमने रिसेंट रजिस्ट्रेशन डेटा देखे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर कोई व्यू आपका? मेरे हिसाब से जो मैंने वो 5 एरियाज ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस की बात करी, ये उसमें से तीसरा है। मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में हम लोग 5 से 7 साल के अप साइकिल में हैं, और हम लोग कहीं पहले 2-3 साल में हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेज में जो है, जो बिल्डर्स होते हैं वो काफी अच्छा करते हैं। सेकेंड स्टेज में ओवरऑल इनडायरेक्ट प्लेज ऑन रियल एस्टेट, जो कि टाइल्स हुए, बिल्डिंग मटेरियल्स हुए, इस टाइप के स्टॉक्स बेहतर करते हैं, वहां पे हम लोग हैं। हमारे पोर्टफोलियोज में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ ओवरवेट है, और काफी हम लोग का अच्छा मतलब स्टॉक कॉल्स उसमें बेहतर है। मुझे लगता है कि अभी और काफी रहना बाकी है। ये एक और एरिया है जहां पे कि जो मैं कह रहा था कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने के चलते अगले 2-3 क्वार्टर में शायद आपको बेनिफिट भी देखना मिले। सो टॉप लाइन भी स्ट्रांग है रिलेटिवली, अर्निंग्स में भी अगर मार्जिन्स में भी उनको बेहतर जगह मिले तो स्टॉक्स के लिए बहुत बेहतर होगा। जो बाकी 3 एरियाज उसमें जहां हम लोग पॉजिटिव हैं अमंग्स द 5, उसमें एक लेंडिंग फाइनेंशियल्स का एक और एरिया है जहां हम लोग को लगता है कि ओवरऑल अगले 1 साल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल्स में ग्रोथ और एसेट क्वालिटी दोनों वरीज नहीं है और पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड अदर 2 एरियाज आर डिफेंस और EMS। ये डिफेंस का जो एरिया दारोमदार है, उसमें मुझे लगता है कि 10 साल की तेजी है, उसमें आगे पीछे होगा, पर नेट काफी अर्निंग्स आउटलुक पॉजिटिव लगता है। एंड EMS में द सेक्टर इज गोइंग थ्रू देयर ओन Y2K मोमेंट। मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर आप जो IT सर्विसेज को आज से 10-15 साल पहले देखने को मिला था, उस तरीके की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हो सकती है। ऑफ कोर्स स्टॉक पिकिंग की जरूरत है, ब्लैंकेट बेसिस पे कोई भी स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं, पर ये 5 एरियाज में मुझे लगता है कि अर्निंग्स रेजिलिएंट रहने की बात है, और वो इसमें अगर फोकस करें तो पैसे बनने के अच्छे आसार हैं अगले 1-2 साल। ओके, चलिए त्रिदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और इन सब सेक्टर्स पर अपना व्यू रखने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ को एड्रेस